नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा क्या कहा एनएसडी के बारे में जिससे कि न्यू एक्टर्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। फ्रैंकली मुझे एनएसडी के एक्टरों की स्पीच बहुत ही नकली लगती है। हमारे एक कम्युनिटी मेंबर ने मुझे एक वीडियो की क्लिप भेजी नसीरुद्दीन शाह की, जिसमें कि वो एनएसडी के पैटर्न के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा एक्टर्स को परेशान करता है और वो एक्टिंग से उनको दूर ले जाता है, फेक एक्टिंग की तरफ ले जाता है। एक बार में देखें तो ये बिल्कुल ही आश्चर्यचकित करने वाला है, लेकिन इसको आपके समझने के लिए मैंने पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया है आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। नसीर साहब ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप कैमरे के सामने फेक एक्टिंग करते हो तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। फ्रैंकली मुझे एनएसडी के एक्टरों की स्पीच बहुत ही नकली लगती है, क्योंकि बारीक से बारीक चीज़ कैमरा नोटिस करता है। तो अगर वो फेक स्पीच हो या रिकॉग्नाइजेबल मैनरिज्म हो तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। उसमें एफर्ट दिखता है, मेहनत दिखती है, जो कि रियलिटी से बहुत दूर होता है। अगर पहली बार में देखें तो ऐसा लगता है जैसे एनएसडी के पूरे पैटर्न पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया है, एक नेगेटिव साइड उभर कर सामने आती है। लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद किसी मेथड को, पैटर्न को या किसी इंस्टीट्यूट को नेगेटिव शो नहीं करना है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में उनके पूरे इस जो बाइट को एलोबरेट करके आपको बताऊंगा कि उसमें आपके सीखने के लिए क्या है और उससे आप कैमरा एक्टिंग में नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम सीखेंगे कि कौन सी गलतियां कॉमन हैं जो कॉमनली सभी थिएटर एक्टर कर रहे हैं, उनको ठीक कैसे किया जाए, फिक्स कैसे किया जाए, ये भी बताऊंगा। तो अगर जो लीजेंड ने कहा है वो यूं ही तो नहीं कहा होगा, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से कहा होगा। तो उनकी जो निजी राय है इस बारे में, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरी भी एक निजी राय है, मेरी एक ओपिनियन है। हो सकता है आप पूरी तरह से इससे सहमत ना हो, तो कोई बात नहीं, आप इससे भिन्न भी सोच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो को एनालाइज करते हैं। फेक स्पीच वर्सेस रियल स्पीच। एक रिकॉग्नाइजेबल मैनर होता है एनएसडी के एक्टरों का, बोलने का, खड़े होने का, चलने का, मुड़ने का, जो कि सच्चाई से जिसका कोई वास्ता नहीं होता, जो उनके ख्याल से इफेक्टिव होता है स्टेज पर, वो भी एक गलतफहमी है। वहाँ की एक्टिंग की क्लासेस भी जो थीं, उनसे भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जो हासिल हुआ वो तजुर्बा। नसीर साहब का पहला इशारा है फेक स्पीच पर। जब आप डायलॉग बोलते हो, एक्ट करते हो, उसमें एफर्ट डालते हो, जानबूझ के थोड़ा सा कुछ कोशिश करते हो उसको ज़ोर से बोलने की, भरने की या आवाज़ बनाने की, तो वो स्पीच एकदम फेक लगती है और कैमरा उसको तुरंत पकड़ लेता है। मतलब कि अगर आप रीडिंग मोड में पढ़ रहे हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैमरा तुरंत पकड़ लेता है। देखिए, माइक्रोफोन सब सुन रहा है, ऑडियो पूरी की पूरी जा रही है, लेंस सब देख रहा है, तो दोनों का जो एक ट्यूनिंग है, एक मैच होना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, बेटर कैसे किया जाए, अब वो बता रहा हूँ। थॉट फर्स्ट, लाइन लेटर। ये एक्सरसाइज स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में भी कराई जाती है कि फील एंड फिल। मतलब ये है कि आपको बोलने से पहले, शब्द को बोलने से पहले, मुंह से निकालने से पहले, डायलॉग को, लाइन को, मोनोलॉग को बोलने से पहले वो जो थॉट है, वो जो फीलिंग है, आपके फेस में दिखनी चाहिए और उसके बाद वो वर्ड आएगा तो वो नेचुरल लगेगा। लेकिन आपका अगर मान लीजिए उससे पहले का पॉज ऐसा है जिसमें कि कुछ भी नहीं और आप सीधे डायलॉग बोल रहे हैं तो वो बहुत फेक लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा। दूसरा है ब्रीथ मैपिंग। ब्रीथ में क्या करना है आपको कि जो भी आपके बीच के ठहराव हैं, पॉजेज हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो पॉज लेते हैं, उस पॉजेज को भी फील एंड फिल से या कि अपनी फीलिंग से, जो कि आप बोलने वाले शब्द, उससे भरिए। उससे जब आप भरेंगे तो वो बहुत नेचुरल लगेगा। तो जो ब्रीथ है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अगर डायलॉग बोल रहे हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, तो ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन अगर मैं इसके बीच में एक ब्रीथ लूँ और उस ब्रीथ को इमोशन के साथ जोड़ दूँ तो देखिए कैसा हो सकता है ये। मैं तुमसे कुछ कहना तो चाहता हूँ मगर कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आता। तो ये ब्रीथ मैंने यूज़ किया तो उससे क्या होता है, वो नेचुरल लगने लगता है और कैमरे में अच्छा भी लगता है। इसको लेकर चाहे तो आप एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कोई भी मोनोलॉग लीजिए, डायलॉग लीजिए,
और उसमें इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि आप जो ब्रीथ है उसको लेंगे, थॉट को फर्स्ट लाएंगे, लाइन को बाद में लाएंगे, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कुछ ही देर के बाद आपको बहुत नेचुरल लगने लग जाएगा और हम वाकई सही में नसीर साहब जिस जगह इशारा करना चाहते हैं उसको पकड़ पाएंगे और अपनी एक्टिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे मैजिकल तरीके से ले जा पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, रिकॉग्निशन मैनेज्म को कैसे तोड़ना है। कॉमन हैबिट्स होती है उनके हिसाब से थिएटर एक्टर में कि हाथ को ऐसे ही उठाना है, सेम नॉड, आईब्रोज को सेम तरीके से मूव करना, मूवमेंट देना, या बॉडी मूवमेंट को सेम तरीके से मूव करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि अगर वो एक ब्लाइंड मैन की एक्टिंग करनी है तो सभी लोग ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, और या फिर एक बूढ़े व्यक्ति की एक्टिंग करनी है तो सभी लोग कमर झुका लेते हैं और खांसने लग जाते हैं। ये बड़े कॉमन से पैटर्न होते हैं जो कि कैमरे पे बहुत ही नेगेटिव आपको लुक देते हैं, क्योंकि कैमरे में ये डिटेलिंग आ जाती है, वहाँ पे ऐसे बॉडी जेस्चर की आपको ज़रूरत नहीं है, रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पे आपको स्पेसिफिक जैसा सीन है, जैसा मूड है, जैसा कैरेक्टर है, सिर्फ वो करना है। ज़रूरी नहीं है कि सभी ब्लाइंड मैन ऐसे करते हो, ज़्यादातर तो करते ही नहीं है ऐसा। और खुद नसीर जी की एक फिल्म है स्पर्श, आप ज़रूर देखिएगा, उसमें उन्होंने एक ब्लाइंड मैन की एक्टिंग की और कमाल की, उसमें कहीं भी उन्होंने इस तरह से नहीं किया, तभी तो आज वो एक लीजेंड एक्टर हैं। सभी तो नेत्रहीन नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा जगदीश, हाँ सर। आगे क्या हुआ? हैं? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। पिक्चर देखने के बाद मुलाकात हुई कि नहीं? अरे बताओ भाई, शर्माओ नहीं। अरे ये दफ्तर नहीं है, घर में दोस्त की तरह बात करो, ठीक? हाँ और तभी उनकी बात आज सच भी लग रही है। और दूसरा है कि अगर बूढ़ा व्यक्ति है तो सभी बूढ़े व्यक्ति नहीं खांसते हैं, सभी बूढ़े व्यक्ति की कमर झुकी हुई नहीं होती है। तो ये जो स्पेसिफिक पैटर्न है ये वो आपको अपनाना है डायलॉग के हिसाब से, ना कि रिपीटेटिव पैटर्न अपनाना है कि जो चला आ रहा है, जैसा देखा है आपने आप उसी को करें। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे उस पे आते हैं। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। तो फिक्स करने का और इसको सही करने का बड़ा आसान तरीका है। मैं 3 पॉइंट जेस्चर जो कि स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड में मैंने बताया हुआ है उसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत आसान हो जाता है। 3 पॉइंट जेस्चर है कि मतलब जो भी आप मुंह से बोल रहे हैं वो आपकी आंखों में दिखना चाहिए, आपके फेस में दिखना चाहिए और आपकी बॉडी में दिखना चाहिए। अगर वो तीनों जेस्चर से डिफाइन हो रहा है और कम्युनिकेट हो रहा है तो बड़ा नेचुरल सा लगता है। मतलब जो बोल रहा हूँ बस वही होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपका बताया कि वैसे हाथ करना है, वो बोलते टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसी ज़रूरत है वैसा ही होना चाहिए। दूसरा होता है स्टिलनेस, मतलब कि जब पॉज हैं तब आपको स्टिल रहना है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट मत करें, आप नॉर्मल उस कैरेक्टर के हिसाब से खड़े रहें और स्टिल रहने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें लगता है हमें कुछ करना चाहिए एक्टिंग में, और एक्टिंग में ज़्यादा करना ही बेकार है, कुछ ना करना बेहतर है, ये सारे लोगों ने कहा है। तो कुछ ज़्यादा ना करें, कुछ ना करें, कुछ देर आप कुछ सेकंड ना बस यूं ही स्टिलनेस में रहें और उसके बाद अपने जो आई लाइन है उसको कंट्रोल करें। ये जो हमारी आँखों को भी आदत हो जाती है बहुत देख देख के इस तरह की थिएटर प्रैक्टिस या स्टेज प्रैक्टिस में कि हम बार बार आँखों को ऐसे करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या आँखों पे जोर दे के बोलने की कोशिश करते हैं, वो कैमरे में बहुत अटपटा लगता है। अभी आप अगर मुझको भी देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा अटपटा लगेगा, नेचुरल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा नॉर्मली बात नहीं करता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट आँखों पे नहीं आता है और वही अच्छा लगता है कैमरा एक्टिंग में। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका मोबाइल का कैमरा है उसके लेंस पे एक जगह फोकस कर लें आप कि यहाँ मुझे लुक को लॉक करना है और उस पर देखते हुए ही एक्टिंग करिए नॉर्मली और नॉर्मली बोलिए। तो जब आपको मालूम रहेगा कि इस पॉइंट पर मुझे देखना है ना, तो आपकी आंखों में ये सब नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ओपन जैसे करते हैं या कई बार बोला जाता है मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने भी गलती बहुत होती है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो न्यू एक्टर हैं वो मिरर के सामने प्रैक्टिस ना करें, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद करेंगे तो बेहतर होगा। थर्ड पॉइंट है नो कनेक्शन टू रियलिटी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब आपकी लाइव परफॉर्मेंस में ट्रुथ नहीं होता तो वो एक सिर्फ प्रेजेंटेशन बन के रह जाता है। मतलब आप सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं, सिर्फ वो ऐसा दिखने लग जाता है, जबकि जो ऑडियंस है वो इसको बहुत जल्दी पकड़ लेती है और कैमरा तो और भी ज़्यादा बारीक तरीके से पकड़ लेता है। तो इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि ये गलतियाँ आपसे ना हो? तो इसके लिए करें ऑब्जेक्टिव
ऑब्स्टेकल क्या है और टैक्टिस क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइन में आपका, आपको सामने वाले से क्या चाहिए वो पहले क्लियर कर लीजिए कि मुझे इसमें ये चाहिए। और उसके बाद ऑब्स्टेकल क्या है, मतलब परेशानी क्या है, क्या वो मुझ पे विश्वास नहीं करता है, क्या वो मुझे धोखा देने वाला है, क्या वो मेरी बात को झूठ समझता है या चालाक समझता है, क्या उसका ऑब्स्टेकल है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। फिर लास्ट में है टैक्टिस, मतलब क्या आप उसमें स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, क्या टैक्ट लगा रहे हैं जिससे कि वो मान जाए और वो कन्विंस हो जाए, क्या कन्वेक्शन है आपका, जैसे कि आप उसको एक गिल्ट शो कर रहे हैं या प्यार से मना रहे हैं, पटा रहे हैं, या गुस्से से डरा के धमका के मना रहे हैं, वो आप टैक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, इनको डिफाइन कर लीजिए। आपका मोरल देखेंगे कितना खूबसूरत बन जाएगा। सेकंड तरीका है पर्सनल सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि आप अपनी गुजरी हुई किसी घटना को याद कर सकते हैं उस सिचुएशन के जो इर्द गिर्द है, जो आसपास के, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, उसको ओवर ना लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा ना लेकर आएँ। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, उस घटना से सिर्फ एक स्पार्क लेना है, स्टार्ट लेना है, बस उतना काफ़ी है। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड ना करें, बहुत ज़्यादा ना सोचें उस घटना के बारे में। और जो लास्ट पॉइंट है वो है मोमेंट बिफोर, इस सीन से पहले इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ होगा, ये कहाँ से आ रहा है, या इस सीन के बाद ये कहाँ जाने वाला है, इस सीन में क्या कर रहा है, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। इस सीन में ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मोमेंट बिफोर को भी थोड़ा सा अपने जहन में लाएं कि इससे पहले इसने क्या किया होगा। आप देखेंगे धीरे धीरे ही अगर आपने तीनों पॉइंट अपनाएं तो आपकी एक्टिंग में और सुधार और निखार आता जाएगा। और यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। अभी और भी 2-3 पॉइंट बाकी हैं जो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपके लिए इतना वंडरफुल हो जाएगा एक्टिंग को समझना, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अलग तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। नसीर साहब ने जो एक इंटरव्यू में कहा है एनएसजी के थिएटर के पैटर्न के बारे में, उसको कई लोग समझ नहीं पाते। और जैसा मैंने कहा कि हमारे ही स्टूडेंट ने उसको भेजा कि सर ये इससे मेरे को लग रहा है कि ये बिल्कुल ही हम लोग गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं थिएटर में। तो मैंने क्लियर किया कि नहीं, वो गलत तरीका नहीं है, लेकिन उनकी बातों को पकड़ना ज़रूरी है। अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे वीडियो आपको चाहिए और आप पहली बार जुड़े हैं तो फ़ौरन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो मिलते रहें। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट है स्टेज पर इफेक्टिव था, तो वो वाला जो कन्फ्यूज़न होता है कि वहाँ इफेक्टिव था तो कैमरे के सामने भी इफेक्टिव होना चाहिए, विजुअल मीडियम में भी इफेक्टिव होना चाहिए, पर ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए स्टेज पर आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो बॉडी है मूवमेंट के और बॉडी लैंग्वेज है और जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है वो हमेशा बड़ा होता है, लाउड होता है, जबकि कैमरे के सामने वो मिनिमाइज होता है, मैग्नीफाई होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखती है। तो वहाँ पे अगर आपने कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा किया तो वो ज़्यादा नहीं, भद्दा लगेगा, बेकार लगेगा, बुरा लगेगा, आपकी एक्टिंग को वो ख़राब कर देगा। अब इसको ठीक करना है, क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ क्या गड़बड़ है, अगर उसको ठीक करने का तरीका नहीं बताऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जल्दी से बताता हूँ कि इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। वॉल्यूम नहीं, इंटेंशन बदलो। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि कोई भी डायलॉग है तो मुझे उसमें वॉल्यूम का ख्याल नहीं रखना है, मुझे उसमें इंटेंशन का ख्याल रखना है कि मेरी इस लाइन को बोलते हुए इंटेंशन क्या है। पहले नॉर्मल पेस में बोलें, मतलब नॉर्मल आवाज़ में बोलें, लाउडली बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि लाउडली से तो हमको बचना है ना, तो लाउडली ना बोलें। ये प्रैक्टिस के लिए, इसको परफॉर्मेंस से जोड़ के मत चलिएगा कि ऐसा अगर हमें लाउड परफॉर्म करना हुआ तो वो जब परफॉर्म करना होगा लाउडली आप कभी भी कर लोगे। मेन चीज़ होती है कंट्रोल नहीं हो पाता लोगों से। तो नॉर्मल पेस में एक बार प्रैक्टिस करें आप उसको, और उसके बाद क्या करें, एक बार विस्पर में, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा कम करके विस्पर करके, थोड़ा सा बुदबुदा के या बहुत ही लो वॉइस पे भी उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये दो जो मीडियम होते हैं इसको लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका इंटेंशन अगर है तो वॉल्यूम की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल पेस में भी कर सकते हैं और विस्परिंग साउंड में भी आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कंटिन्यूसली अवेयरनेस रखिए, मतलब कि अगर आपके हाथ में कोई प्रॉप है, कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर बात करते करते आप पानी पी रहे हैं तो किस लाइन के बाद आपने पानी पिया है, किस लाइन से पहले आपने पानी पिया, वो याद रखिए। इस तरह की चीज़ें जब आप अवेयर रहते हैं तो बड़ा नेचुरल लगता है और वो लगता है कि हाँ वो सीन में ही इन्वॉल्व हैं और वो एक सीन लगने लगता है कि नेचुरल है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं कि बात करते करते इसको देख लिया, उसको देख लिया, फिर बात करने लगे। तो वो चीज़ को मेंटेन रख के रखें, लेकिन उसी पॉइंट पे जहाँ पर आपने एक बार किया हर बार वहीं पर रिहर्सल करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कैमरा एक्टिंग जो है वो टेक्निकल एक्टिंग होती है, तो लेंस से जो आपका डिस्टेंस है उसकी भी प्रैक्टिस आपको घर पर रहते हुए करते रहना चाहिए।
कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर वो क्लोजअप शॉट होगा तो आपके जो एकदम छोटे छोटे मैनरिज्म है, छोटे छोटे इमोशन है, एक्सप्रेशन है, वो दिख रहे होंगे। लेकिन वहीं पर अगर लेंस वाइड में लगा होगा, आपसे दूर होगा या वाइड में होगा, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी। तो दोनों तरीक़ों से अपने डायलॉग को प्रैक्टिस करते रहें। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा कि एक बार में आप बॉडी लैंग्वेज को भी पूरा दिखा रहे हैं तो उसके साथ भी प्रैक्टिस हो गई, एक बार में क्लोज़ कर रहे हैं तो वो जो रिस्ट्रिक्शन में, लिमिटेशन में एक्टिंग होती है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप घर पर ही बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लाखों की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से ईज़िली आप घर पर ही सीख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेप्शन। इरफान खान से क्या सीखें? फ्रैंकली मुझे एनएसडी के एक्टरों की स्पीच बहुत ही नकली लगती है। एक आध एक्टर को छोड़ के इरफान खान एक नाम जहन में सबसे पहले आता है। नज़ीर साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और देखिए इतने बड़े एक्टर ने जिनका एक्टिंग का बहुत सारे लोग मानते हैं, उन्होंने जिक्र किया है इरफान खान का। और कई लोग बोलते हैं इरफान खान अंडर प्ले करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उनकी स्टिलनेस, मतलब वो जो रुक कर एक्टिंग करते हैं, जो पॉजेज लेते हैं और पॉजेज में जो वो फीलिंग लाते हैं, अपने आइज़ के मूवमेंट लेते हैं, जो मैंने अभी तक सारी बात बताई, देखिए उसको वो यूज़ करते हैं। और वही नसीर साहब इशारा भी कर रहे हैं, वही समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इरफान खान बहुत अच्छे से इसको यूज़ करते थे। उनके पॉजेज या बोलने से पहले वो फीलिंग उनके फेस पे दिख जाना, वो एक्चुअली अंडर प्ले नहीं है, वो टू प्ले है। वो सही में प्ले करते हैं, ऐसा लगता है, इसलिए तो वो लगने लगते हैं कि वो एक्टर नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। अंडरलाइनिंग वर्सेस अंडर प्लेइंग, मतलब कि आपके जो थॉट हैं, जो इमोशन है, उसको अंडरलाइन करो, मतलब कुछ स्पेशल तवज्जो दो, इम्पोर्टेंस दो। इसको हम लोग अपने स्विच ऑफ एक्टिंग में हाईलाइट द वर्ड भी बोलते हैं, लेकिन उसमें वॉल्यूम को अप डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद होता है एक्शन इन पॉजेज। पॉजेज में आप एक्शन होने चाहिए, आपकी आइज़ डेड नहीं होने चाहिए, फेस डेड नहीं होना चाहिए। जो भी इमोशन आप प्ले कर रहे हैं वो पॉजेज में ऑन ही होना चाहिए, तभी वो लाइवली लगेगा, अच्छी एक्टिंग लगेगी। फिर कैमरा एक्टिंग करते समय माइक्रो टारगेट आपको करना पड़ता है, मतलब आपको पर्टिकुलर एक लुक दिया जाता है, आपको वहीं देखना होता है। लेकिन अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कोई आपने को एक्टर खड़ा किया हुआ है, तो उसके दोनों आंखों के बीच में देखें और वहाँ पर देख के बात करें, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और आपका लुक सही मैच होगा। या फिर आपका जो कैमरे का लेंस है मोबाइल का, उसके आप लेफ्ट राइट या थोड़ा टॉप में देखें या बॉटम में देख के बात करें, बिल्कुल डायरेक्टली लेंस में ना देखें। थोड़ा सा लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया या थोड़ा नीचे देख लिया, ऐसे देख के बात करें। बहुत ज़्यादा नीचे ना देखें कि आपकी आइज़ ना दिखे, आई लेवल पे ही लुक रहेगा, लेकिन बस लुक थोड़ा सा ये नीचे हो गया, शिफ्ट चिन थोड़ी सी नीचे हुई, स्ट्रेट हो गया, यहाँ पे देख के बात करेंगे तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप कैमरा एक्टिंग में बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है कि उन्होंने कहा है, बहुत ही तीखा प्रहार किया है कि एनएसडी क्लासेस से उनको कुछ भी नहीं मिला। वहाँ की एक्टिंग की क्लासेस भी जो थी, उनसे भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जो हासिल हुआ वो तजुर्बा। ये एक बार में बहुत नेगेटिव लगता है, लेकिन अगर इसको आप सही से डिकोड करेंगे और समझेंगे तो उनका कहना था कि वो टीचर्स जिनको प्रैक्टिकली मालूम ही नहीं है कि आज एक्टिंग कैसी चल रही है, कैसी एक्टिंग की ज़रूरत है, वो लोग एक्टिंग सिखा रहे हैं तो वो क्या सिखाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है किस तरह की टर्म में एक्टिंग यूज़ हो रही है। और शायद यही समझदारी नसीर साहब हों, इरफान जी हों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, मनोज वाजपेयी ने हो, इन्होंने कैमरा एक्टिंग को समझा, इसलिए ये इतने पॉपुलर और इतने बड़े स्टार बन पाए। एनएसडी के सारे एक्टर बहुत बड़े स्टार या बहुत बड़े एक्टर, पॉपुलर एक्टर या कमर्शियल एक्टर नहीं बन पाए। और मैं जानता हूँ आप एक कमर्शियल एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक पॉपुलर स्टार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, ना कि सिर्फ एक्टिंग सीखें और फिर घर में बैठे रह जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका मेंटर हो वो आपको एक्टिंग स्किल के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे कि कैमरा एक्टिंग क्या होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर उन्होंने जोर दिया है, एक्सपीरियंस पे उन्होंने जोर दिया है कि एक्सपीरियंस भी मिलते रहना चाहिए, उसको लेते रहना चाहिए। तो एक्सपीरियंस आप ऑडिशन से ले सकते हो, तो ऑडिशन मालूम होना चाहिए कैसे देते हैं, क्या करते हैं। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपको सिखाए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मेंटर की जिम्मेदारी है कि आपको एक माइंडसेट बना के दे कि कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है। सिर्फ एक्टिंग के ईगो में रह के आप एक्टर नहीं बन सकते, बल्कि आपको अप्रोच करना है, नेटवर्किंग करना है, अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट करना है इंडस्ट्री के सामने। उसका जो माइंडसेट है, जो रिजेक्शन को झेलने का माइंडसेट है, जो ऑडिशन में फ्लॉप होके फेल होके दोबारा कम बैक करने का, बाउंस बैक करने का माइंडसेट है, वो बनाना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हम अपनी क्लासेस में सारे स्टूडेंट्स पे इस पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं
कि एक्टिंग स्किल के साथ साथ एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट भी हो। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो सिस्टम है उस पर ध्यान दें, प्रोसेस पे ध्यान दें। ऐसा मेंटर होना चाहिए जो सिर्फ ज्ञान ना बांटे, आपको सिस्टम बताए कि आपके अंदर वो बदलाव कैसे आ सकता है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जो कई बार अदर मेथड से सीख के आते हैं, थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं कि सर वो एक हमें मिले थे मेंटर और उन्होंने बोला कि मैं तो 2-2 पेज के डायलॉग याद कर लेता था, मुझे इतने अवार्ड मिले और एक्टिंग में ये होता है, उसको एक्टिंग नहीं आती, टीवी आर्टिस्ट को, उस फिल्म एक्टर को एक्टिंग नहीं आती। बस वो यही सब बातें करते रहते हैं, लेकिन वो एक्टिंग करनी कैसे ये नहीं बताते हैं। तो मेन ये है कि अगर आप ज्ञान के चक्कर में पड़ेंगे जो ज्ञान आपके काम का नहीं है, भाई उस मेंटर ने लाइफ में कैसे एक्टिंग करी, क्या अचीव किया, ये इंस्पिरेशन तो हो सकता है लेकिन प्रिपरेशन आपका नहीं हो सकता। और आप वहाँ पर गए हैं प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसी जगह पे फोकस कीजिए, वहाँ से सीखिए, उससे सीखिए जो आपको प्रिपेयर कराए, आपको अचीवमेंट दिलाए, ना कि सिर्फ अपने अचीवमेंट गिनाए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, नए एक्टर बड़े भोले भाले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो वो इन चक्करों में फंस जाते हैं कि अरे उन्होंने इतना अचीव किया है तो हम भी कर जाएंगे। लेकिन ये कहानी सुन के आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। 7th पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो है वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस से आदमी ज़्यादा सीखता है क्लासरूम से ज़्यादा, और मैं भी इसको मानता हूँ और मैं इसको कई बार क्लासेस में कहता भी हूँ अपने एक्टिंग स्टूडेंट्स को कि रिपीटेशन होना चाहिए, उसके बाद आपको रिजेक्शन मिलेगा और फिर मिलेगा आपको रिकॉग्निशन, मतलब एक पहचान मिलेगी। और एक्सपीरियंस का भी तो यही मतलब है। एक्सपीरियंस अगर आप एक बार करके छोड़ देंगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन आपने एक बार ऑडिशन दिया, फिर आप रिजेक्ट हुए, फिर आपने ऑडिशन दिया तो रिपीटेशन आया और उसके बाद रिजेक्शन भी आया। रिजेक्शन आने के बाद आप रुके नहीं और बार बार रिपीटेशन मोड में आप ऑडिशन देते चले गए, तो एक आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस आपकी वैल्यू है, उसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और फिर जाके लास्ट में आपको लाइमलाइट मिलती है और फिर मिलता है वो रिकॉग्निशन, वो पहचान, वो आइडेंटिटी जो आप चाहते हैं। इसलिए ये 3 आर को ध्यान रखिएगा कि रिपीटेशन होगा, रिजेक्शन होगा और उसके बाद ही रिकॉग्निशन मिलेगा। इसको पाने के लिए हम प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो बताता हूँ। क्योंकि नसीर साहब ने अपने वर्डिट में क्लियर कहा है कि भाई एक जो एक्टर होता है स्टेज पर साल भर में मुश्किल से 2 या 3 नाटक ही कर सकता है, जबकि आपको अगर कैमरा वर्ल्ड में आना है तो आपको रोज़ नया कैरेक्टर करना पड़ेगा, नया डायलॉग याद करना पड़ेगा, नया प्ले करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जब ऑडिशन देने जाएंगे तो भी रोज़ रोज़ नए किरदार निभाने पड़ेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। तो डेली प्रैक्टिस में क्या करना है, सेल्फ ऑडिशन आपको बनाना है डेली, कहीं से भी, या तो आप चाहें जॉइन फिल्म्स ऐप से आपको बहुत सारे मोनोलॉग्स मिल जाएंगे, उन मोनोलॉग्स को डाउनलोड कर लीजिए और डेली एक मोनोलॉग को प्रैक्टिस करके, जो मैंने पूरे वीडियो में बताया है। और मैंने क्या बताया, मैंने तो नसीर साहब की बात को ही आगे बढ़ा के आसान करके बताया, ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो उससे आप सीख कर बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और एक बहुत अच्छा मैजिकल चेंज अपने अंदर ला सकते हैं। बस रोज़ एक बार एक मोनोलॉग की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि आपके आसपास कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा हो तो उसमें आप कोई कैरेक्टर प्ले करें, उससे आपको एक एक्सपीरियंस हो सकता है। नहीं है तो अपने दोस्तों को लेकर अपने ही मोबाइल से कोई 1 सीन या 2 सीन की शॉर्ट फिल्म बना लें। कोई लॉजिक ना सोचे इसको मैं कहाँ रिलीज़ करूँगा, कैसे रिलीज़ करूँगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 3rd पॉइंट जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो है लोगों का फीडबैक लें। अपनी परफॉर्मेंस पे आप फीडबैक ले सकते हैं। मैंने तो इसके लिए एक स्पेशल जो सर्विस है वो शुरू की हुई है। सोसो 2.0 कोर्स में क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अनलिमिटेड ऑडिशन, डेली अनलिमिटेड ऑडिशन अपलोड कर सकते हैं और उस पर एक्सपर्ट मेंटर का फीडबैक मिलता है। क्योंकि जब रेगुलर फीडबैक मिलता है ना तो स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलता है, अपनी गलतियां भी समझ में आती हैं और फिर वो आगे भी काम करने लग जाता है। तो ऐसा करें कि आप फीडबैक भी ज़रूर लें लोगों का, खासतौर से जो आपके आसपास हैं, जो मिल सकते हैं उनसे फीडबैक लेना शुरू करें। स्पीच एंड मैनरिज्म क्रिटिक को एक हैबिट में बदलो, एक्शनेबल हैबिट में बदलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आप डायलॉग ले लीजिए, उसको पहले नेचुरली लाउड पढ़िए। लाउड क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब आप मन में पढ़ते हैं तो आपकी गलतियां नहीं होती, टंग ट्विस्ट नहीं होती। तो लाउडली नॉर्मल पढ़िए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि एक स्पेसिफिक इमोशन जो आपको समझ में आ रहा है उस इमोशन के साथ उसको रीड कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। मैनरिज्म ऑडिट कीजिए। अपने 3 ऐसे जेस्चर जो बॉडी के आपके बहुत रिपीट होते हैं उनको देखिए, नोटिस कीजिए, लिखिए और 1 वीक तक उसको लगातार अवॉइड कीजिए कि मैं ये जो मैनरिज्म है ये यूज़ नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो हो कि आप बात बात पर ऐसे आईब्रोज करते हो और आईब्रोज ऊपर कर करके बात करते हो, तो आपने एक ये नोट कर लिया। फिर आपकी आदत है कि आप बात बात पे ऐसे करने लग जाते हैं,
ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सबके अलग अलग होते हैं। तो 3 आप जेस्चर को नोटिस कीजिए और उसको पर्पसफुली फोकस रख के नॉर्मल लाइफ में भी अवॉइड करना शुरू कीजिए, क्योंकि कैमरे के सामने जो भी रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं वो बहुत खराब लगते हैं। और थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, लिसनिंग इज एक्टिंग। एक्टिंग में सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डायलॉग बोलना है, क्योंकि अगर आपके रिएक्शंस अच्छे नहीं होंगे तो सीन बिल्टअप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपने कोई डायलॉग बोला तो सामने वाला कैरेक्टर सुन रहा है तो वो रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट कैसे कर रहा है? जैसे कि उसको पहली बार सुनने का मौका मिला है, और जब वो डायलॉग बोल रहा है तो आपका रिएक्शन भी एक इमीडिएट रिएक्शन आता है कि भाई मैंने भी अभी पहली बार सुनी ये बात। आपको मालूम पहले से स्क्रिप्ट, लेकिन एक्ट क्या करना है कि पहली बार सुनी और पहली बार रिएक्ट हो रहा है। तो रिएक्शन के लिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो बात आप पहली बार उस कैरेक्टर से सुन रहे हैं, पहली बार उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया नसीर जी की बात को और उसमें एलोबरेट किया मैंने अपने ओपिनियन और फीडबैक से और एक ट्रेनिंग पैटर्न से, क्योंकि मेरा हमेशा मकसद होता है कि आपको मैं सिखाऊं, आपकी लाइफ में चेंज लाऊं, आप और बेहतर एक्टर बन पाएं और आप बेहतर एक्सप्रेस कर पाएं अपनी चीज़ों को। आप 9 to 5 जॉब में अगर फंसे तो कैसे कर सकते हैं, स्टडी के साथ कैसे कर सकते हैं, होम में करें तो भी आप ये कंटेंट को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब लास्ट में आपको बता देता हूँ एक्टिंग का एकदम बूस्टर प्लान, 7 डेज का प्लान दे रहा हूँ, इसको आपको करना है और फिर देखिए आपकी एक्टिंग में कैसे निखार आ जाता है। तो 7 डेज कैमरा एक्टिंग बूस्टर प्लान में नंबर 1 है ब्रीथ प्लस थॉट एक्टिवेशन। 5 लाइन ले लीजिए और अपने फ़ोन के कैमरे से उसको रिकॉर्ड कीजिए। डे 2 में आई लाइन को लॉक कीजिए, ड्रिल कीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ सेकंड्स के लिए करना है आपको। डे 3 में अपना जो बॉडी जेस्चर है उसको कंट्रोल कीजिए। भाई बॉडी जेस्चर के थ्रू भी हमको दिखाना, जो मैंने 3 आपको जेस्चर बताए थे कि जो आप बोल रहे हैं वो आइज से बोलना है, आपको फेस के एक्सप्रेशन से बोलना है और बॉडी जेस्चर से बोलना है। 4th डे में आपको काम करना है, प्रैक्टिस करना है वॉल्यूम इंटेंशन लैब पे, यानी कि नॉर्मल बोलना है, फिर स्लो बोलना है और फिर विस्परिंग साउंड में बोलना है। किसी भी बात को इंपॉर्टेंस देने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। डे 5 में आपको करना है कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है डायलॉग बोलने का, उसमें ऑब्स्टेकल क्या क्या हैं, प्रॉब्लम क्या क्या हैं और क्या टैक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी वर्कशीट बनाइए एक सीन की, आपको बहुत आसानी हो जाएगी एक्टिंग करने में। डे 6 को आपको करना है सेल्फ टेप करना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है एक क्लोजअप में और एक आपको माइक्रो एक्सप्रेशंस में, बहुत ही छोटे छोटे जब इसमें एक्सप्रेशन आ पाएँ टाइट क्लोजअप में, और चाहें तो उसके साथ साथ फुल बॉडी के साथ भी आप एक बार शूट कर सकते हैं। डे 7 को रिव्यू कीजिए, पॉइंटर्स बनाइए क्या क्या आपको उसमें करेक्शंस करने हैं और दोबारा रिकॉर्ड करिए और इस क्रम को ना चलने दीजिए हर वीक, और फिर 1 महीने बाद मुझे यहीं पर कमेंट करके बताना कि कितना मज़ा आया और कितना एक्टिंग सीखने का मौका मिला। ये एक तरह से पूरी की पूरी फ्री एक्टिंग क्लास थी आपके लिए, जो आपने घर बैठे की। और मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग भी जॉब में उलझे हुए हैं, बिजनेस में उलझे हुए हैं लेकिन बनना चाहते थे एक्टर, या हाउस वाइफ से उनका सपना था एक्टर बनने का, या जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के साथ कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको मैं इस तरह की ट्रेनिंग देता रहूँ हमेशा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आज स्टूडेंट बड़े बड़े सीरियल्स में, फिल्म में या OTT में काम कर रहे हैं तो खुशी होती है कि जो एक मिशन था वो पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है और लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों, नसरुद्दीन शाह साहब की स्पीच को अगर आप एक क्रिटिकल सिग्नल समझो तो क्लियर मैसेज है, कैमरा को सिर्फ एक्टिंग नहीं ट्रुथ चाहिए, फेक स्पीच छोड़नी होगी, रिकॉग्नाइजेबल मैनरिज्म छोड़ना होगा, तोड़ना होगा और रियल कनेक्शन बिल्ड करना होगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का YouTube कंटेंट कहीं पर भी अवेलेबल आज तक नहीं है। ये बिल्कुल नए तरीके से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप और डेप्थ में सीख पाएँ, समझ पाएँ कि स्टार जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कैसा सोचते हैं और वो एक्टिंग के लिए किस तरह की थ्योरी या प्रैक्टिकल रखते हैं, वो आप समझ पाएँ और कल को आप भी एक बहुत बड़े स्टार बने बॉलीवुड के। तो आप किस तरह के और वीडियो का अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रेकडाउन करूं तो मुझे कमेंट में उस वीडियो का लिंक दीजिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि उसका ब्रेकडाउन करके इजी लैंग्वेज में और उससे आप क्या क्या और सीख सकते हैं करूं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा उस पर वीडियो, और इस तरह से मैं और आप हम दोनों आगे बढ़ेंगे अपने सपने की ओर, क्योंकि मेरा सपना है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही अथाह संसार, और आपको बनना है एक सुपरस्टार। तो हम दोनों मिलकर चलेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।